Hello everyone, welcome to the Manu Law classes in the session of daily news analysis. Today is 1st of August 2024. I am Naresh Sharma and going to discuss with you the current affairs of the day. First of all, we are going to have some questions which are associated with the previous sessions and recent current affairs in the news. That is, the first question is, who is the current Chief Secretary of Finance, Government of India? इनके रिगार्डिंग में कुछ आर्टिकल्स थे, हमने डिस्कस भी किया था कि इंडिया की जो रिसेंट ईयर में क्या हमारी जीडीपी ग्रोथ रही, क्या हमारे यहाँ डेवलपमेंट रहा, एम्प्लॉयमेंट रेट में क्या चेंजेस हुए, तो उसके रिगार्डिंग में हमने इनके बारे में बात की थी. सो ही इज द पर्सन दैट इज टीवी सोमनाथन. ही इज द करंट चीफ सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. द नेक्स्ट क्वेश्चन, who have been appointed the president of Iran? In previous day's session, we also discussed some points regarding this country. और यहाँ के जो अभी रिसेंटली एक प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं, दैट इज पेजेस्कियन. इनके बारे में मैंने बात की थी कि पेजेस्कियन ईरान की आने वाली पॉलिटिक्स में, वहाँ की सोसाइटी में, स्पेशली वहाँ के सेक्युलर नेचर को, वहाँ के रिफॉर्म्स को बहुत बड़े लेवल पर ये चेंज करने का एक प्रॉमिस करके आए हैं वहाँ की पॉपुलेशन से. जब इनका इलेक्शन हुआ था तो इन्होंने अपना इलेक्शन किस बेसिस पर विन किया, उसके पीछे इनका मेन जो प्रॉमिस थे वो थे कि हम ईरान की जो सोसाइटी है उसको रिफॉर्म करेंगे और स्पेशली वहाँ की जो वुमेन है उनको हम राइट्स देंगे, उनको हम फ्रीडम प्रोवाइड कराएंगे. सो दैट वाज द मेन कंसर्न और मेन agenda during the elections of the president of Iran. Which one is the capital city of Iran? ये क्वेश्चन आप सबको पता होना चाहिए. I would not like to answer this question here. आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं कि ये कौन सा इसका कैपिटल सिटी है. प्लस मैं आपसे दो क्वेश्चन और रखूंगा कि इस्फहान, करमान, ये दोनों जो सिटीज हैं, ये दोनों ही सिटीज हैं, ये किस कंट्री की सिटी है ये भी आपको बताना है. बिकॉज द करमन सिटी काफी टाइम पहले कई बार न्यूज में रही है ड्यू टू ह्यूज स्केल, लार्ज स्केल डेथ्स एंड टेररिस्ट अटैक ऑन द लैंड ऑफ दिस सिटी. ये काफी न्यूज में रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं. विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव प्रोविजंस for equality of opportunity in matters of public employment? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स हमारे पास में थे जिसमें हमने देखा था कि बिहार की गवर्नमेंट एक रिजर्वेशन का बिल लेकर के आई और उस बिल में जो मैक्सिमम लिमिट ऑफ रिजर्वेशन है उसको वो 65% कर रहे थे, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही 50% उसको डिक्लेयर कर दिया था. एक लिमिट सेट कर दी थी जो है एक केस में. ठीक है, केस का नाम आई होप आपको याद होगा, इंदिरा साहनी का केस था और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि आप रिजर्वेशन 50% से ज्यादा नहीं दे सकते. इट मींस अगर 1000 वैकेंसीज आती है गवर्नमेंट जॉब्स में तो आप ओनली 500 सीट्स को ही रिजर्व रख सकते हो, बाकी 500 सीट्स पर आपको एग्जाम कराना होगा और उन एग्जाम में मेरिट के बेसिस पर आप सिलेक्शन करोगे. सो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में बात होती है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की, तो दिस आर्टिकल इज ऑफ कोर्स आर्टिकल 16. चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ. आर्टिकल 13 क्या है, 19 क्या है और 32 क्या है? ये तीनों ही आर्टिकल फंडामेंटल राइट से रिलेटेड हैं और तीनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं. अब मैं आपको यहाँ पर हिंट दे रहा हूँ, इन तीन आर्टिकल्स में आप मेरे को सिलेक्ट करके क्वेश्चन का आंसर देना. ऐसे समझिए कि दिस इज लाइक होमवर्क फॉर यू कि इन तीन आर्टिकल्स के मैं सबके आपको बता दे रहा हूँ. वन आर्टिकल अमॉन्ग द थ्री इज जो बात करता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की, कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो यू कैन मूव डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट. इन तीन में से कोई आर्टिकल ये कहता है. एक आर्टिकल है इसमें जो बात करता है फ्रीडम की, राइट टू फ्रीडम, और उसमें आपका कहीं पर आपका रेजिडेंस बनाना, आपका कोई प्रोफेशन करना, ऑल ओवर इंडिया में कहीं घूमना, इंक्लूडिंग आपकी जो है फ्री स्पीच, एक्सप्रेशन और प्रेस की फ्रीडम की बात करता है. इनमें से कोई एक आर्टिकल. अनोदर आर्टिकल इसमें बात करता है, एक आर्टिकल है जो बात करता है कि जो जुडिशरी है उसके पास में जुडिशियल रिव्यू की पावर होगी. कोई भी ऐसा लॉ अगर आता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में है,
फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में है तो उसको जुडिशरी रिव्यू करके उसको रिजेक्ट कर सकती है। तो तीनों ही आर्टिकल के मैंने आपको नेम बता दिए। अब आर्टिकल्स आप मेरे को कमेंट्स में बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। Which article of the Indian Constitution have provisions about prohibition of discrimination by the state based on caste, religion, sex, place of birth, etc. इनके बेसिस पर स्टेट कभी भी आपके साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। सो ये कौन सा आर्टिकल है? ये आर्टिकल है आपका 15। सो दैट इज द करेक्ट आंसर। अब आपके पास में बचे हैं 3 और आर्टिकल्स, ठीक है। इन 3 आर्टिकल्स का मैं आपको शॉर्ट में हिंट दे देता हूं, बाकी अब मेरे को आप कमेंट्स में बताइए कि आपको ये मालूम है कि नहीं। देखो, जब भी हम करंट अफेयर डिस्कस करते हैं क्लास में, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं आप, एक्चुअल में उस रीडिंग का एक पर्पज होता है, उसके पीछे एक साइकोलॉजी वर्क करती है कि जब आप चीजों को बार बार पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं, सपोज करो इन तीनों ही आर्टिकल्स के बारे में यू डोंट नो नथिंग और आपको कुछ भी नहीं पता है, आप क्या करेंगे? तुरंत आप अपनी बुक ओपन करें या आप गूगल पे जाएं या आपके पास में बेयर एक्ट है उसको देखें और तीनों ही आर्टिकल्स को देख लें आप कि ये तीनों आर्टिकल्स क्या कहते हैं, चारों आर्टिकल्स क्या कहते हैं। नेक्स्ट टाइम फिर से कभी ये इन आर्टिकल्स के बारे में हम मेंशन करेंगे, कभी फिर से कोई आर्टिकल आया उसमें न्यूज़पेपर में, फिर से हम इसके बारे में बात करेंगे। जब बार बार ऐसा आप एक्शन करोगे, बुक्स को ओपन करके देखोगे, गूगल करोगे, थोड़ा सर्च करोगे, तो आई कैन अश्योर यू दैट यू विल लर्न सर्टेन थिंग्स डेफिनेटली एंड विदाउट एनी डाउट। तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे बिकॉज आपका मल्टीपल टाइम्स रिवीजन हो जाएगा। सो अब मैं आपको हिंट दे रहा हूं कि इन 3 आर्टिकल में एक आर्टिकल है लाइफ एंड लिबर्टी के लिए, एक आर्टिकल है आपको कुछ रिलीजियस कल्चरल फ्रीडम्स के रिगार्डिंग में, एक आर्टिकल है इसमें एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट में, ठीक है। सो इन आर्टिकल्स को आप बताइए मेरे को कि कौन कौन से आर्टिकल्स इसमें से किस किस से रिलेटेड है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं वेनद डेथ टोल क्रॉसेस 200। वेनद कहाँ पर है इसके बारे में अभी बात करते हैं कि वेनद जो है केरला में है और यहाँ पर अराउंड 200 से भी ज्यादा लोगों की डेथ हुई है ड्यू टू लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड की वजह से, मींस लैंडस्लाइड में क्या होता है कि जो माउंटेन वाला रीजन होता है उसके साइड की कुछ लैंड एकदम स्लाइड कर जाती है और उसी को हम लैंडस्लाइड बोलते हैं। पूरी मिट्टी जो है वो डाउन साइड चली जाती है। अब उसमें कई बार लोग उसके नीचे दब के मर जाते हैं, ठीक है, या और भी बहुत सारी कंडीशंस उसमें डेवलप होती हैं। अब देखो ये जो वेनद है ये हो गया आपके लिए न्यूज के रिगार्डिंग में इंपॉर्टेंट, ये एक न्यूज है, लेकिन आपके लिए करंट अफेयर जो एग्जाम में ये तो नहीं पूछेगा कि कहाँ पर लैंडस्लाइड हुई थी और कितने लोगों की डेथ हुई थी, ये तो क्वेश्चन नहीं बनता। बट जो वेनद है ये इंपॉर्टेंट हो गया एज ए प्लेस। तो मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा कि वेनद के रिगार्डिंग में आपके एग्जाम के पर्पस से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट हैव अ लुक ऑन दी कि इट इज लोकेटेड इन केरला। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट हो गया कि वेनद कहाँ पर है, ये केरला में है। क्या है ये? एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है और वेनद एक डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है वेनद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि इंटीग्रल पार्ट है किसका? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का। मींस जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है ये एक लार्जर एंटिटी होती है, उसके अंदर फिर आपको जो है कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह भी हो सकती है, कोई नेशनल पार्क हो सकता है। सो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है ये भी आपको पता चल गया। नेक्स्ट, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की अगर आप बात करोगे तो इसके बारे में एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये पहला था, इट वाज द फर्स्ट फ्रॉम इंडिया टू बी इंक्लूडेड इन द यूनेस्को की डेजिग्नेटेड वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व डेजिग्नेटेड इन 2012। तो जो यूनेस्को की एक लिस्ट है जो कि वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व उसको हम कहते हैं। सो ये जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व था ये इंडिया से फर्स्ट था जो इस लिस्ट में काउंट हुआ था। तो वैसे भी ये काफी इंपॉर्टेंट होता है और यहाँ से बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है अब इस रीजन में और कौन कौन से नेशनल पार्क्स या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जो वेनद या इसके आसपास के रीजन में हैं, जिनके नेम्स मल्टीपल टाइम्स एग्जाम्स में आ चुके हैं। सो जस्ट हैव अ लुक कि सबसे पहला इसमें देख सकते हैं आप मुदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्या नाम है इसका? मुदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट है आपका बांदीपुर नेशनल पार्क, इसमें टाइगर्स बहुत सारे हैं, टाइगर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नागरहोल नेशनल पार्क, ये भी टाइगर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और मुकुर्थी नेशनल पार्क, इसका प्लेस कई बार पूछा है कि ये कौन सी कंट्री में है, सॉरी कौन से स्टेट में है।
नेक्स्ट है आपके पास में साइलेंट वैली। इस साइलेंट वैली का नेम मल्टीपल टाइम्स बहुत सारे एग्जाम्स में आया है, बिकॉज ये अच्छा खासा एक प्लेस है जो कि टूरिस्ट की एक जो फेवरेट डेस्टिनेशन है, लोग यहाँ पर घूमने जाते हैं साइलेंट वैली नेशनल पार्क में। सो देखो, इनको अब आप क्या करें, नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में कि इनकी लोकेशन क्या है, और थोड़ा सा आप और चाहें तो एक्स्ट्रा गूगल कर सकते हैं इनके रिगार्डिंग में। सो देखो, अब आपको ये भी अप्रोच पता लगी कि वो एक न्यूज थी कि वेनद में वहां लोगों की डेथ हुई, तो लेकिन वेनद के बारे में फिर आपको उसका जो स्टैटिक पोर्शन है वो आपको प्रिपेयर करना होता है। यहाँ आप इन सारे पार्क्स की, नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की, इनकी आप कुछ लोकेशन भी देख सकते हो। जैसे लोकेशन में आपके साथ में बात करूं कि दिस इज वेनद, यहाँ आप मालाबार को देख सकते हैं, साइलेंट वैली देख सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पर एर्नाकुलम इनका डिस्ट्रिक्ट है, पेरियार यहाँ पर एक डैम भी है और पार्क भी है। तो इस रीजन को आप देख सकते हैं कि ये सारा का सारा केरल का रीजन है। और अगर मैं आपको इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताऊं तो ये जो पॉइंट है, ये जो रीजन है, इसको हम कहते हैं वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स हम इसको कहते हैं। सो वेस्टर्न घाट्स वाले रीजन में ये सिचुएटेड है, लोकेटेड है पूरा का पूरा ये वेनद या उसके नियर बाई रीजन्स। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं भाई इस पर्सन की, ठीक है, बड़ा ही इनफेमस पर्सन, वर्ल्ड में मोस्टली इसको सब लोग जानते हैं। ये था हाईएस्ट लीडर ऑफ, इनका नाम है इस्माइल हनीयेह, और ये है कौन, जो हिजबुल्लाह एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको सपोर्ट करता है ईरान, और वो फाइट कर रहा था किसके अगेंस्ट में, इजराइल के अगेंस्ट में। इजराइल के अगेंस्ट में ये फाइट कर रहा था, और इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी ने, मींस ऐसा कहा जा रहा है कि इजराइल की एजेंसीज ने इसको जो है इसकी डेथ कर दी, इसको किल कर दिया, असैसिनेट कर दिया, और वो भी कहां पर, वो भी कर दिया ईरान में। ईरान में कहां पर, तेहरान में। यू नो कि अभी ईरान में इलेक्शंस हुए थे जिसमें नए प्रेसिडेंट बने हैं पेजेस्कियन। अब उनका ओथ टेकिंग सेरेमनी हो रहा था, और इस ओथ टेकिंग सेरेमनी में ये पार्टिसिपेट करने गया था ये हनीयेह, और वहीं पर इनको जो है इनकी डेथ कर दी गई, और इसके जो एलिगेशंस हैं वो इजराइल पर लग रहे हैं। अब इससे मिडिल ईस्ट में और नई सिचुएशंस क्रिएट हो सकती हैं। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये हिजबुल्लाह क्या है, ठीक है, हिजबुल्लाह क्या है, कौन इसका लीडर था, कब इसकी स्टार्टिंग हुई, कहाँ ये ऑपरेट करता है, क्या इसकी आइडियोलॉजी है, ऐसे क्वेश्चंस इससे आ सकते हैं आपके एग्जाम्स में। नेक्स्ट अब हम चलते हैं और क्वेश्चन और टॉपिक देखते हैं। ये देख लीजिए, ये काफी चर्चा में है भाई बहुत दिन से। कई बार कहते हैं ना कि ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में लोग अपना ही लॉस करवा लेते हैं। अब ये जो पूजा खेड़कर हैं, इन्होंने जैसे तैसे फ्रॉड करके IAS में अपना नाम तो लगा लिया, इन्होंने क्वालिफाई कर लिया, फेक OBC सर्टिफिकेट लगा दिया, फेस PWD सर्टिफिकेट लगा दिया, ठीक है, मींस फिजिकली डिसेबल्ड वाला सर्टिफिकेट लगा लिया। अलाउ लिमिट है 6 टाइम एग्जाम की या 9 टाइम एग्जाम की, ठीक है, 9 तो OBC के लिए है, तो इन्होंने 12 बार एग्जाम दिया, 12 टाइम्स, और सिलेक्ट हो गई। अब जब इनकी ट्रेनिंग चल रही थी, प्रोबेशन पीरियड में थी, तो ये मोहतरमा इन्होंने क्या किया कि ये एज ए असिस्टेंट कलेक्टर अपॉइंट हुई प्रोबेशन पीरियड में। तो प्रोबेशन पीरियड में बहुत ज्यादा पावर्स या ऐसी जो अथॉरिटीज या जो फैसिलिटीज हैं, लाइक सेपरेट हाउस, सेपरेट बंगला, सेपरेट ऑफिस, सेपरेट कार, ये नहीं मिलती हैं प्रोबेशनर्स को। इन्होंने क्या किया कि इन सब के लिए एक्स्ट्रा डिमांड करना शुरू किया और अपनी कुछ पावर्स का मिसयूज किया। अब देखो, जैसे कि आप सपोज करो आप IAS में सिलेक्ट हो गए, तो जब लबासना में ट्रेनिंग होती है, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी देहरादून, तो वहां कुछ ट्रेनिंग के बाद में फिर आपको डिस्ट्रिक्ट में भेजा जाता है। अब डिस्ट्रिक्ट में आप वहां के जो DM होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मीन सीनियर IAS, उनके अंदर आप प्रोबेशन पर होते हो, ठीक है। अब ये ऐसे कारनामे कर रही थी, कभी ड्राइवर को परेशान करना, तो कभी जो है और भी कुछ ऐसे काम करना, तो उनकी वजह से इनके जो सीनियर थे
उन्होंने लिख करके भेज दिया कि पावर्स का मिसयूज कर रही हैं, और उनके अगेंस्ट में कंप्लेंट हुई। जब कंप्लेंट ऊपर तक गई तो थोड़ी इंक्वायरी इनके अगेंस्ट में हुई। इंक्वायरी हुई तो पता चला कि भाई ये तो ओबीसी में क्रीमिलियर में आती हैं, इन्होंने तो 12 टाइम एग्जाम दिया है, इन्होंने तो अपने डॉक्यूमेंट ही चेंज करके दे दिए थे, फ्रॉड डॉक्यूमेंट बना लिए थे, बिकॉज लिमिट में तो वो सब क्रॉस कर चुकी थी, तो नए डॉक्यूमेंट बना लिए उन्होंने। ठीक है, तो वो सब फिर आ गया। प्लस इनकी जो पीडब्ल्यूडी का जो सर्टिफिकेट होता है, फिजिकली डिसेबल्ड सर्टिफिकेट जो होता है, उसके लिए क्या होता है, एम्स दिल्ली की एक कमेटी बनती है, और वो कमेटी चेक करती है कि आपने जो फिजिकली डिसेबल्ड के सर्टिफिकेट लगाए वो ठीक है कि नहीं। अब इन मोहतरमा को जो एम्स की कमेटी है, ठीक है, वो बहुत दिन से इनको लेटर भेज रही है, नोटिस भेज रही है कि आओ अपना चेकअप करा लो। ये मोहतरमा क्या कर रही है, जा ही नहीं रही है बहुत दिन से। ठीक है, और आराम से अपना प्रोबेशन पूरा करना चाहती थी कि बिकॉज अगर एम्स चली जाती तो वहां चेकअप में पोल खुल जाती कि ये तो डिसेबल्ड है ही नहीं, है ना। तो ये क्या सोच रही थी कि ऐसा करते हैं, अपना प्रोबेशन वाला जो पीरियड है उसको पूरा कर लेते हैं, और उस नोटिस को धीरे धीरे करके थोड़ा टाइम हो जाने दो, प्रोबेशन का टाइम निकल जाएगा, हम परमानेंट हो जाएंगे, तो फिर उसके बाद तो देख लेंगे। ये इनका क्या था। तो कई बार जो फालतू की अकड़ होती है वो बड़ा लॉस करवा देती है। ठीक है, अब इनको क्या कर दिया, डिसमिस कर दिया, यूपीएससी ने इनको रिजेक्ट कर दिया, एफआईआर रजिस्टर करा दी, इनका केस हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट में भी पहुंच गया, तो अभी तो बहुत कुछ होने वाला है। फिर हम बात करते हैं आतिशी दिल्ली एलजी मीट प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स, जो करोल बाग और राजेंद्र नगर में स्टूडेंट्स की जो डेथ हुई थी उसमें प्रोटेस्ट चल रहा है, अभी भी चल रहा है। तो जब मैं आया हूँ वहां से रास्ते में देखा है हमने। ठीक है, अब इनको जो एक अच्छी चीज जो हमें थोड़ी सी देखने को मिल रही है, हालांकि अच्छी क्या, लोगों की डेथ हो गई, कि ये अब प्लान चल रहा है कि एक तो जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनका प्रॉपर रेगुलेशन हो, वो मनमानी नहीं कर पाए, प्रॉपर रेगुलेशन हो उनका। ठीक है, और इनका अभी ये प्लान चल रहा है कि ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट रेजिडेंशियल एरियाज में बन चुके हैं, ठीक है, उनको क्या करें कि एक नया हब क्रिएट किया जाए और वहां इनको शिफ्ट किया जाए, जहां पर अच्छा स्पेस हो, बढ़िया सा मींस रोड्स हो, रेजिडेंस की अच्छी फैसिलिटीज हो, वो सब हो। उसके लिए गवर्नमेंट देख रही है कि इनको नरेला या रोहिणी में शिफ्ट किया जाए। ठीक है, और एक प्रॉपर इसके लिए मास्टर प्लान डेवलप करेगी गवर्नमेंट। और जो इस समय दिल्ली गवर्नमेंट है उनका भी कहना है कि हम इस पर एक प्रॉपर एक कॉम्प्रहेंसिव प्लान तैयार करेंगे कि जिससे फ्यूचर में ऐसा फिर से ना हो। ठीक है, यही काम दिल्ली के जो एलजी हैं इन्होंने भी ऐसा ही कुछ कहा है। तो इसमें से बेसिक सी बात यह है कि देखो, इंडिया में प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं है। ठीक है, मींस पहले कुछ डेथ होंगी, कुछ लॉस होगा, कुछ टूट फूट होगी, कुछ डैमेजेस होगा, लोगों की जान जाएंगी, तब जाकर के गवर्नमेंट के ऑफिसर्स एक्शन में आते हैं। इट मींस वो जब तक कोई मरेगा नहीं तब तक एक्शन नहीं लेते। ये वाली अप्रोच इंडिया को आगे बढ़ने से हमेशा रोकती रही है। इसी अप्रोच को इंडिया में कहते हैं चलता है एटीट्यूड। बोला ठीक है, सब चलता है, रोड्स में गड्ढे हैं कि गड्ढों में रोड है, कुछ पता नहीं चलता, लेकिन कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। नेक्स्ट है हाई कोर्ट गवर्नमेंट। हाई कोर्ट गवर्नमेंट को कह रहा है कि फ्रीबीज लेफ्ट एमसीडी बैंकरप्ट, टुक टोल ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। ये एक बड़ा इशू है ऑल ओवर इंडिया के लिए, नॉट ओनली फॉर दिल्ली और नॉट ओनली फॉर सम रीजनल पार्टीज, बट ऑल ओवर एंड फॉर एवरी पॉलिटिकल पार्टी। कि जो गवर्नमेंट में आना चाहती है, पॉलिटिकल पार्टीज अपनी गवर्नमेंट बनाना चाहती हैं, वो कुछ ना कुछ ऐसे प्रॉमिस करती हैं कि हम आपको फ्री में ये देंगे, हम आपको फ्री में 1 लाख रुपए एवरी मंथ एवरी ईयर हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। जैसे कि दिल्ली में अभी चल रहा है कि फ्री में आपको इलेक्ट्रिसिटी, फ्री में आपको वाटर अप टू सर्टेन यूनिट्स। अब पता है इसका क्या हो रहा है स्टूडेंट्स के साथ में, लैंडलॉर्ड को तो इलेक्ट्रिसिटी सपोज करो मिल गई फ्री, और मिल ही रही है, सपोज क्या करो, ये क्या करते हैं, जो स्टूडेंट इनके यहाँ एज ए रेंट पर रहने आता है उससे ये चार्ज करते हैं अराउंड 15 रुपीज पर यूनिट। तो एक्चुअल में जो बिजली फ्री मिली थी लैंडलॉर्ड को, उसने उस इलेक्ट्रिसिटी को सेल कर दिया। किसको? स्टूडेंट को। लैंडलॉर्ड को तो मिल गई, या इन्होंने सेल कर दिया। सपोज करो कि एवरी मंथ अगर इनकी 1000 यूनिट बन जाती है, एसी अगर ये लोग चलाते हैं,
ठीक है, तो आप इसके 15 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो कई बार 15,000 तक का उनके बिल भी आ जाते हैं जब उनके एसी वगैरह ये सब चलते हैं। 15, ये यहाँ की रियलिटी है। अब क्या ये पैसा, ये जो 15,000 है, गवर्नमेंट को कहीं पहुंचा? क्या गवर्नमेंट के अकाउंट में गया कि उससे रोड बना सकते हैं या इलेक्ट्रिसिटी के जो वायर्स हैं उनको रिपेयर करा सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करा सकते हैं? नहीं। किसको चला गया ये सारा पैसा? लैंडलॉर्ड को चला गया, कि जो जिसके पास में ऑलरेडी करोड़ों की, अरबों की संपत्ति है। ऐसे ही वाटर के केस में हो रहा है, उनको फ्री में उनको मिल रहा है लेकिन आगे उसको सेल कर रहे हैं। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर यह कहा है कि ये बहुत ही गंदा कल्चर चल रहा है कि दिल्ली की गवर्नमेंट के पास अपने ऑफिसर्स को देने के लिए सैलरी का पैसा नहीं है, बेसिक जो फंक्शंस हैं उनको कंप्लीट करने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट के पास में पैसा नहीं है, ठीक है। और इसी वजह से जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बच्चे थे उनकी डेथ हो गई। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि यू वांट अ फ्री बी कल्चर वेयर देयर आर नो टैक्सेस, वहां पर कोई टैक्स नहीं हो, कोई लेवी नहीं हो। और वैन हुआ तो यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि जब आप कोई टैक्स बिजली से, इलेक्ट्रिसिटी से, पानी से अगर आप कलेक्ट ही नहीं करोगे तो आप उसको इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च कैसे करोगे? मींस गवर्नमेंट अगर अर्न नहीं करेगी टैक्स के थ्रू, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, वाटर के थ्रू, रोड टैक्स के थ्रू, तो वो खर्च कैसे करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप करेगी? तो इसमें गवर्नमेंट को बहुत अच्छे से फटकार लगाई और इसमें केस चल रहा है, क्योंकि हाई कोर्ट के पास में केस गया था कि साहब ये जो चीजें हो रही हैं दिल्ली में, हर चीज फ्री बांटने का जो सिस्टम चल रहा है, ये एक ना एक दिन ऐसे ही इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यू क्रिएट करेगा। दिल्ली के ही दिल्ली नहीं, मैं कहूँ इंडिया के ही साउदर्न स्टेट में, जैसे आई होप हैदराबाद में, वहां पर मेट्रो का प्रोजेक्ट चलाया गया, लेकिन मेट्रो फेल होने के कगार पर आज आ चुकी है। क्यों? कि वहां की बसेस को फ्री कर दिया गया बहुत सारे सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए। जब आपको फ्री में बसेस हैं जाने के लिए, तो आपकी मेट्रो का इनकम तो नहीं आएगी, तो मेट्रो तो आपको फेल करना पड़ेगा। तो वहां की जो कंपनी है जो मेट्रो को रन करा रही थी, वो अब उसको छोड़ करके भागने के लिए तैयार है। आप सोचो कि अगर आप दिल्ली में मेट्रो में या बसेस में कहीं पर भी, अगर आप सपोज करो बसेस में आपने फ्री कर दिया कि जो है स्टूडेंट्स के लिए, विमेन के लिए और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, ठीक है, सीनियर सिटीजन्स के लिए, उन सब के लिए बसेस फ्री होंगी दिल्ली की, तो फिर मेट्रो में क्यों जाएंगे लोग? तो मेट्रो तो फिर किस में चली जाएगी? घाटे में चली जाएगी, उसका डेफिसिट रहेगा। तो यही सिचुएशंस क्रिएट होती हैं। तो इसी पर दिल्ली हाई कोर्ट ने इसको बहुत ही सीरियसली लिया है। नेक्स्ट है हमारे पास में सेवरल वायलेशंस फाउंड एट पटना इंस्टीट्यूट ऑफ खानसर। आप सब लोग जानते होंगे खानसर काफी फेमस है, ठीक है, जिनका नाम है फैजल खान, पटना के, छोटी छोटी रील्स वगैरह बना करके वो बहुत फेमस हो रखे हैं। तो एक चीज तो ये क्लियर होती है कि देखो जब भी इंसिडेंट्स होते हैं तो जो टीचर्स हैं कई सारे केसेस में वो शॉपकीपर हो चुके हैं, मींस वो व्यापारी हो चुके हैं। टीचर्स की एक अपनी एक मोरल वैल्यूज होती है कि हर चीज वो सेल अगर करेंगे, मीन्स दुनिया को हम बहुत अच्छी अच्छी शिक्षा दें कि आप मोरल रहिए, बेईमानी मत करिए, है ना, स्टूडेंट्स की सिक्योरिटी उनके लिए इंपॉर्टेंट हो, ये सब हो। लेकिन जब खुद के कोचिंग्स में जा करके चेक करते हैं तो बहुत सारे वायलेशंस मिलते हैं। अब इनके ही खुद के इंस्टीट्यूट में बहुत सारे वायलेशन मिले, बिकॉज दिल्ली में ये जो कांड हुआ, स्टूडेंट्स की डेथ हुई, अब ऑल ओवर इंडिया, जैसे कि पटना का जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उन्होंने कमेटी बनाई और पटना के सारे कोचिंग्स का इंस्पेक्शन करवाया। तो वहां पर बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स इंक्लूडिंग इन खानसर का इंस्टीट्यूट, जो बहुत बड़ी बड़ी आदर्श बातें करते हैं, उनके भी कोचिंग में बहुत सारे ऐसे इशू निकले जो कि स्टूडेंट्स की लाइफ को थ्रेट में करते हैं, उनको डेंजर में डाल देते हैं। सो ये मैं आपको दिखा रहा हूं कि जो हाथी के दांत दिखते हैं अलग होते हैं और खाने के अलग होते हैं। तो आकर के का बड़ा बड़ा ज्ञान देना वो बहुत इजी है, लेकिन एक्चुअली में उसको इम्प्लीमेंट करना वो बहुत अलग रियलिटी होती है। प्रीति सूदन अपॉइंटेड चेयरपर्सन ऑफ यूपीएससी। जो प्रीति सूदन है, शी वाज ऑलरेडी वन ऑफ द मेंबर ऑफ द यूपीएससी, और अब इनको अपॉइंट कर दिया गया है यूपीएससी का चेयरपर्सन उनको अपॉइंट कर दिया गया है। और इसमें से इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो है सेकंड टाइम ऐसा हो रहा है यूपीएससी की हिस्ट्री में आफ्टर इंडिपेंडेंस कि कोई पर्सन, जो कोई विमेन है, कोई लेडी है, वो यूपीएससी की चेयरपर्सन बनी है। इससे पहले भी एक बार ऐसा हुआ था
कि जब यूपीएससी की चेयरपर्सन कोई लेडी बनी थी। ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करें और ये इनका 2025 तक इनका टेन्योर होगा। कि जो यूपीएससी के चेयरपर्सन या मेंबर्स होते हैं उनका टेन्योर 6 इयर्स का होता है। 1992 से लेकर 1996 तक जो है इनका नाम था RM बैथ्यू, ये रही थी यूपीएससी की चेयरपर्सन। शी वाज अ लेडी। तो अभी सेकंड टाइम ऐसा हुआ है कि यूपीएससी की चेयरपर्सन कोई लेडी बनी है। Judiciary can direct the government to conduct audit of law, says Supreme Court। एक केस था महाराष्ट्र में, गवर्नमेंट एक लॉ लेकर के आई थी कुछ लैंड्स वगैरह उन सबसे रिलेटेड में, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो जब वो लॉ आया और उसके बाद जब देखा गया तो कोर्ट में लिटिगेशन की, लीगल एक्शंस की, ऐसे समझो जैसे कि फ्लड आ गया। इट मींस उस लॉ ने कुछ ऐसे लूप होल छोड़ दिए कि बहुत सारे उस पर लीगल डिस्प्यूट्स डेवलप हो गए। तो यहाँ पर हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्ट किया कि क्या सुप्रीम कोर्ट, जुडिशरी, हाई कोर्ट ये गवर्नमेंट को डायरेक्शन दे सकते हैं कि भाई आपने जो लॉ बनाया था उसका सर्वे कराओ कि उसका कुछ बेनिफिट हुआ या डेफिसिट हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि भाई ये जुडिशरी के पास में पावर है और वो गवर्नमेंट को डायरेक्शन दे सकते हैं कि आप उस ABCD जो भी लॉ है उसका सर्वे कराओ, उसका इम्पैक्ट का सर्वे कराओ कि उससे कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट हुए या नेगेटिव इम्पैक्ट हुए। फिर है हमारे पास में होम मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, पोर्टल्स डिस्प्ले ऑर्डर लिफ्टिंग कर्ब्स ऑन RSS। एक टाइम था कि जब RSS, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इसकी ज्वाइन करने पर गवर्नमेंट ने ऑफिशियली बैन लगा रखा था। ठीक है, कांग्रेस की गवर्नमेंट पिछले आफ्टर इंडिपेंडेंस मोस्ट ऑफ द टाइम वही रही है, अराउंड 70 इयर्स गवर्नमेंट रही है और उनके ये पॉलिटिकल राइवलरी है भाई बीजेपी जो है। अब देखो, तो उन्होंने क्या किया था कि गवर्नमेंट एक ऑर्डर लेकर के आई और उसमें बैन लगाया कि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय RSS को ज्वाइन नहीं करेगा और उसकी किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। जैसे RSS की एक एक्टिविटी होती है शाखा, ये मॉर्निंग में लगती है। इसमें क्या होता है, ठीक है, इसमें होता है कि मॉर्निंग में एक तो गेम होते हैं, इसमें स्पोर्ट्स वगैरह कुछ होता है, इसमें योगा वगैरह कराते हैं, इसमें एक्सरसाइज वगैरह कराते हैं, ऐसी ही एक्सरसाइज वगैरह के सेशन चलते रहते हैं और भी बहुत सारी एक्टिविटीज का चलती हैं, जैसे प्लांटेशन करना, स्कूल्स में जाकर के कुछ एजुकेशन पे वर्क करना, जो पैंडेमिक जैसी सिचुएशन होती है तो उसमें लोगों की हेल्प करना। अब इन पर हालांकि गवर्नमेंट ने बैन लगा रखा था कि गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉय RSS ज्वाइन नहीं कर सकता, जबकि रूल ये कहता है कि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता। तो इन पर इस RSS का जो बैन था वो हाई कोर्ट के ऑर्डर पर उसको हटा दिया गया। हाई कोर्ट ने क्लियर कर दिया क्योंकि केस काफी टाइम से चल रहा था और हाई कोर्ट ने ये बोल दिया कि ये जो ऑर्डर था जिसमें RSS को ज्वाइन करने पर बैन लगा हुआ था वो इलीगल था, इसको ज्वाइन कर सकते हैं लोग और इसकी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वर्ल्ड लेवल की फेमस ऑर्गेनाइजेशन है ये, जो कि हमेशा कंट्री के लिए कुछ ना कुछ काम करती है, ऐसा कहना है कोर्ट का। तो अब इस पर जो बैन था वो हट चुका है। नेक्स्ट है IAF लार्जेस्ट मल्टीलेटरल एक्सरसाइज टू बी बिगिन दिस मंथ। IAF की एक मिलिट्री एक्सरसाइज स्टार्ट होने जा रही है और इसका नेम है ऑफ एक्सरसाइज तरंग शक्ति। क्या नाम है इसका? तरंग, तरंग शक्ति। ध्यान रखना, इसमें बहुत सारे कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, चाहे वो आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, UAE हो गया, अराउंड 28 कंट्रीज के आसपास इसको ज्वाइन करेंगे, इस एक्सरसाइज को जो है ज्वाइन करेंगे। जो तमिलनाडु, राजस्थान 2 जगह पर होने वाली है। बस आपको नाम ध्यान रखना है कि तरंग शक्ति एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, इंडिया की एक्सरसाइज है और मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है। बहुत सारे कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और जो है वो उनकी तरफ से कंफर्मेशन भी आ चुका है। नेक्स्ट है फिर हमारे पास में 5 ईयर ओल्ड बॉय शूट्स स्कूल मेट इन बिहार। अब देखो, 5 साल का बच्चा, उसने स्कूल में पता नहीं कहां से पिस्टल लेकर के गया और अपने क्लास के दूसरे साथ वाले बच्चे को इसने शूट कर दिया भाई, गोली मार दी।
अब समझो 5 साल का बच्चा, छोटा सा इतना सा बच्चा ले जा करके गोली मार दी। ये जो गन कल्चर, ये वायलेंस कहाँ से क्रिएट हो रहा है? अब देखो, जैसे आपने एक मूवी देखी होगी एनिमल, उसमें इतना वायलेंस दिखाया गया है, अगर उसको छोटे छोटे बच्चे देखेंगे तो उन बच्चों को नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। और बच्चों में वायलेंस जैसी जो टेंडेंसी है वो डेवलप हो रही है। मैं एक बच्चे को पर्सनली जानता हूँ कि वो बच्चा इसमें एनिमल में एक बड़ा वायलेंस वाला जो सीन आता है, उसके ऊपर चढ़ करके उसको मारता है चाकुओं से, वो सब। तो वो बच्चा जो है उस सीन को देखता है, बिल्कुल एक पलक भी, एक अपनी जो आईज को ब्लिंक नहीं करता वो बिल्कुल, और उस खून मून वाले सीन को इतना बुरी तरह से देखता है और उसको मुस्कुरा करके देखता है वो बच्चा। और आज उसकी ऐसी सिचुएशन है कि उसको सारी वायलेंस वाले सीन पसंद हैं, और इवन वो ये तक कई बार आकर के बड़बड़ाता है अपनी माता के अगेंस्ट में, अपने फादर के अगेंस्ट में, कि मैं किसी दिन इनको मार दूंगा। और उनकी मम्मी पापा, इनको मैं पर्सनली जानता हूँ, वो इतने परेशान हैं कि इन्होंने चाइल्ड हेल्पलाइन पर भी कांटेक्ट किया है कि हमारे बच्चे की काउंसलिंग की उसकी रिक्वायरमेंट है। रोते हैं दोनों ऐसे ही वायलेंस के सीन देख देख करके, मोबाइल पर, टेलीविजन पर, इंटरनेट पर, वो सब देख करके। ये जो वायलेंस का कल्चर है, छोटे छोटे बच्चे जो देख रहे हैं, कि आप सोचो कि 5 साल का बच्चा वो पिस्टल ले आया, कैसे उसने उसको कॉक कर लिया होगा, लोड कर लिया होगा, और आकर के अपने साथ वाले बच्चे को उसने स्कूल में शूट कर दिया। ऐसी सिचुएशन से आप आने वाले अपने जनरेशन को हम कैसे बचाएंगे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है पूरी सोसाइटी के सामने। तो गवर्नमेंट को इस पर बहुत एक्शन लेने होंगे कि कोई भी ऐसी मूवी, कोई वेब सीरीज इसको प्रमोट ना करें जिसमें बहुत ज्यादा वायलेंस को शो किया गया हो। अदरवाइज हमारी आने वाली सोसाइटी, हमारे जो आने वाले यूथ बच्चे हैं, जनरेशन है, वो ऐसे किसी ट्रैप में फंस जाएंगे कि वो वायलेंस को जस्टिफाई करने लग जाएंगे। चलिए नेक्स्ट हमारे पर है, तो बाकी तो आप अगर जो जो प्रिकॉशन आप ले सकें, आपको भी बचना है ऐसे सीन से। आपके घर परिवार में छोटे बच्चे हैं, उनको ऐसे किसी भी सीन से बचाना होगा, ठीक है। एक केस और मैं आपको बताता हूँ, आप देखना। 11 ईयर की एक लड़की, उसका सगा भाई 13 ईयर्स का, और इस भाई ने अपनी बहन का रेप किया, ठीक है। इसका रेप किया और ये किसी को बता ना दे, उसके लिए इस अपनी बहन को मार डाला, जान से मार डाला, मार दिया। ये कहाँ से सीख रहे हैं ये बच्चे कि 13 इयर्स की एज में ऐसी टेंडेंसीज रेप करने तक के लिए उतारू हो रहे हैं? कहाँ से सीख रहे हैं ये? जो ऑब्सीन पोर्नोग्राफी जो सोशल मीडिया पर, नेट पर, इंटरनेट पर जो अवेलेबल है, वहीं से तो ये सारी की सारी चीजें सीख रहे हैं। और गजब की बात देखो कि इस 13 ईयर के बच्चे को, इसकी माँ, मदर, और इसकी 2 और सिस्टर्स हैं, वो बचाने में लगी हुई है, इसको जेल नहीं जाने देना चाहती। जो जुवेनाइल रिफॉर्म्स वाले जो सेंटर्स होते हैं, वहां इसको जाने से रोक रही। कैसे? कि जो एविडेंसेस वगैरह थे उन सबको इन्होंने डिलीट करने की कोशिश की। अब सोचो कि जो भाई 13 इयर्स का 11 ईयर की अपनी बहन के साथ में ऐसा कर सकता है, कुकृत्य कर सकता है, तो बची इसकी जो 2 बहन है, छोटी बहन है, और जो छोटी बहन है, क्या गारंटी है कि आने वाले टाइम में उन पर ये कोई अटैक नहीं करेगा? तो कई बार ऐसा होता है कि हम अपने ही बच्चों से, अपने ही रिश्तेदारों को इतना उनके लिए हम इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं कि उनके सही और गलत को हम नहीं देख पाते। यही सिचुएशन सोसाइटी में क्या करती है कि गलत को गलत नहीं कहती और सही को सही नहीं कहती, ठीक है। चलिए हम देख लेते हैं, इसमें कुछ नया होने वाला है कि जो प्रेसिडेंट हैं यूक्रेन के, व्लोदिमीर जेलेंस्की, इन्होंने ये कहा कि भाई अब जो नेक्स्ट समिट है उसमें आप रसिया को इन्वॉल्व करो और रसिया का पार्टिसिपेशन उसमें लेकर के आओ। कि इससे पहले यूक्रेन के लिए जो पीस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, बाकी सबको उसमें इनवाइट किया गया एक्सेप्ट रसिया। तो अब ये जेलेंस्की को भी समझ में आया है, हालांकि ये पहले अपने टाइम में कॉमेडियन रहे थे, तो कॉमेडियन पॉलिटिक्स तो नहीं, तो अच्छे से संभाल पाएंगे। तो इनको
अब ये अकल आना स्टार्ट हुई है कि विदाउट रशिया के, यूक्रेन और रशिया के जो रिलेशंस हैं वो उनमें पीसफुल रिलेशंस नहीं हो सकते, ये वॉर स्टॉप नहीं हो सकता। तो अब ये खुद ही कह रहे हैं कि भाई अब कोई ऐसा मीटिंग अगर हम कर रहे हैं तो उसमें रशिया को पक्का बुलाओ, तब जाकर के कुछ सॉल्यूशन निकल करके आ सकता है। सो गाइज, वी हैव डिस्कस्ड मल्टीपल न्यूज एंड करंट अफेयर्स विद आर्टिकल, सम क्वेश्चंस एंड सम सोशल इश्यूज, जो आपको एक कॉमन सेंस, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। यही पर्पज होता है एग्जामिनर का भी कि ऐसे स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करें जो ब्रेन से ओपन हो, उनकी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट जो है डेवलप हो चुकी हो। सो आज हमने कई सारे इश्यूज को डिस्कस किया, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।